So, hello everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of PMI analysis. In this session, guys, as usually, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And we are also going to do the pre-questions, all right, based on the articles. Okay, so let's begin with the session and let's move ahead to the very first article, which is about the हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल. ठीक है, हाइड्रोजन की बात इसमें की गई है कि हाइड्रोजन किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर रियलाइजिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया. जो भारत की हमारी एनर्जी नीड्स है उसको रियलाइज करने के लिए हाइड्रोजन कैन बी ए गुड ऑल्टरनेटिव सोर्स. बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं और उसको हम कैसे निपट सकते हैं. ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. So remember, India's per capita energy consumption is about 1/3 of the global average and 1/12 of the US. Increasing growth. देखो जो इंडिया का per capita energy consumption है वो बहुत ज़्यादा है. It is about 1/3 of the global average. ठीक है, and increasing growth और economic prosperity के बाद, ठीक है, अब जब growth हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है और economic prosperity भी आ रही है तो उससे क्या होगा, ये जो energy consumption है ये definitely और ज़्यादा बढ़ेगा. But इसके पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज है. चैलेंज क्या है? देखो आजकल अभी जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं एनर्जी के या फिर ऑयल के या पेट्रोलियम के वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुके हैं. और इसके अलावा वी हैव सीन द रोलर कोस्टर राइड ऑफ एनर्जी प्राइसेस फ्रॉम हिस्टोरिक लो इन 2020 टू रिकॉर्ड हाइज इन द ईयर 2021 एंड दिस कुड पोज अ सीरियस थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है, but in this scenario the new age fuel, that is the hydrogen, is seen as India's gateway to the energy independence. जो हाइड्रोजन है वो इंडिया का गेटवे बन सकता है फॉर द एनर्जी इंडिपेंडेंस. अब क्यों बन सकता है? बिकॉज हाइड्रोजन हैज अ मल्टीफेसिटेड रोल टू प्ले इन द फ्यूचरिस्टिक एनर्जी लैंडस्केप. चाहे वो एनर्जी स्टोरेज हो, बिकॉज हाइड्रोजन को स्टोर करना कंपैरेटिवली आसान है और लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं. लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर डीकार्बोनाइजेशन हो ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. And this will also give a boost to achieve India's target of becoming a carbon neutral economy by the year 2070. ठीक है, hydrogen will complement and accelerate renewables into India's clean energy transition, thereby supporting India's ambitious plan to achieve 500 gigawatt renewable energy capacity by the year 2030. ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है कॉम्प्लीमेंट कर सकता है और जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको बहुत अच्छे से एक्सेलरेट कर सकता है. एंड व्हाट इज द टारगेट बाय द वे? दैट्स 500 गीगावाट बाय 2030. नाउ व्हाई हाइड्रोजन इज सीन एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स? बिकॉज ऑफ वेरियस advantages which are associated with the hydrogen. So first of all, it has a major role to play in decarbonization of India's transport sector. Hydrogen can completely decarbonize the transportation sector of the country. और अगर एक बार हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डीकार्बोनाइज हो गया तो हमारे जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. ठीक है, इसके अलावा द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल व्हीकल्स, द व्हीकल्स विच आर रन ऑन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलते हैं, उनका जो एडवांटेजेस है ओवर द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज वेरी मच हाई. क्यों? क्योंकि जो फ्यूल सेल व्हीकल्स होते हैं दीज आर फास्टर फ्यूलिंग एंड लॉन्ग ड्राइविंग. दीज हैव द पोटेंशियल ऑफ फास्टर फ्यूलिंग एंड इनका लॉन्ग ड्राइविंग रेंज भी होता है. ठीक है, क्योंकि जो बैटरी से चलने वाली व्हीकल्स हैं वो उनके साथ बैटरी की रीफिलिंग की प्रॉब्लम है एक तो, बिकॉज हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग. और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग के लिए या बहुत ज़्यादा लंबे रूट के लिए भी ज़रूरतमंद नहीं है. ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑल्सो हाइड्रोजन कैन डीकार्बोनाइज हार्ड टू अबेट सेक्टर्स. जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स हैं लाइक आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उनको भी डीकार्बोनाइज करने में हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. इसके अलावा इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस फ्यूल्स लाइक मिथेनॉल, सिंथेटिक केरोसिन एंड ग्रीन अमोनिया. अब ये जो फ्यूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिनकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है. इनको बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है. एंड इसके अलावा हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस व्हाई शुड we look towards hydrogen as an alternative source of energy. But of course, with every advantages there are certain disadvantages as well. There are certain challenges as well. I would not say disadvantage, I would say challenges.
So first of all, the very first challenge associated with hydrogen is the high cost of hydrogen manufacturing and water scarcity, because production of 1 kg of hydrogen by electrolysis requires around 9 liters of water. तो अगर हमें हाइड्रोजन बनाना है, 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए 9 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है. So looking at the water scarcity situation in the country, so this is very challenging situation for us. And इसके अलावा हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है. For hydrogen production, India would require 110 to 130% of its current total electricity generation by 2050, which is a very ambitious target. ठीक है. And इसका मतलब ये है, if we want to completely depend on hydrogen for our energy needs, then India would require an electrolyzer capacity of 640 to 750 times the current global capacity by the year 2050, which is again very much ambitious. And there is a lack of research and development facility. अब ये जो high cost of hydrogen manufacturing है, इसको कम किया जा सकता है if there would be more research and development in this area. Of course किया जा सकता है, but there is a huge lack in this area of hydrogen, of producing green hydrogen, if we talk about the research and development capacity. ठीक है. And then there is a lack of awareness among citizens about the value of hydrogen fuel, and this leads to the lack of demand. और क्योंकि डिमांड कम होती है, इसलिए जो प्रोड्यूसर हैं वो कम बनाते हैं, और कम बनाने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है. ये भी एक रीजन है कि जो हाइड्रोजन का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस, बट व्हाट कैन बी डन, व्हाट इज द वे अहेड. सिर्फ चैलेंजेस नहीं पढ़ने हैं, हमें ये भी बताना है एग्जामिनर को कि क्या किया जा सकता है. So first of all, to create an initial demand, a mandate should be given. Certain kind of regulation should be there to mature industries such as refining and fertilizers with adequate incentives. उनको incentive देना भी जरूरी है. इसके अलावा वैसी इंडस्ट्रीज जो कि लो एमिशन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, these industries need to be incentivized by the government policies. Then we can blend hydrogen with natural gas, which can act as a big booster shot, which can be facilitated by framing blending mandates or regulation or rules or certain kind of act. And to promote fuel cell electric vehicles, the vehicles which will run on the fuel cell, hydrogen fuel cell, there is a need of hydrogen fuel station as well. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि there is a scarcity of electric vehicle charging station. Similarly, we have a scarcity of hydrogen fuel station. So if we want that all the vehicles will run on the fuel cell, then of course we need हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन. ठीक है, बिकॉज रीफिल तो कराना ही पड़ेगा. ऑलराइट, इसके अलावा देयर इज अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस एरिया सो दैट वी कैन bring down the cost of hydrogen production, number one, and we can develop the newer technologies to produce the hydrogen. Then there is a scheme of the government of India which is Satat scheme, which is completely focused on biogas. तो इस स्कीम को हम लिवरेज कर सकते हैं by exploring biogas conversion into hydrogen. Other than this, to commercialize and scale up the nascent technologies, a viability gap funding scheme may be introduced for hydrogen-based projects, under which the funding should be provided by the government of India. And finally, hydrogen transportation project should be integrated with the Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, जिसके अंदर अभी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की बात की ही नहीं गई है. ऑलराइट, सो ऑल दीज आर थिंग्स दैट वी कैन डू इन दिस एरिया. सो बेसिकली इस आर्टिकल में हाइड्रोजन से रिलेटेड सारी चीजें मेंशन है. इंडिया को क्यों हाइड्रोजन की तरफ देखना है, नंबर वन, व्हाई देयर इज अ नीड टू लुक टुवर्ड्स हाइड्रोजन, नंबर टू, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन, एंड नंबर थ्री, व्हाट आर द challenges associated with hydrogen, and finally what can be done in this area to tackle these challenges. Alright, और चलते चलते चार टाइप के हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन, रिमेंबर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग renewable energy. Brown hydrogen is produced using coal, where the emissions are released to the air. Gray hydrogen is produced from natural gas, where the associated emissions are released to the air. And finally, blue hydrogen is produced from the natural gas. Okay, so these are the four types of hydrogen. Do remember this. And now let's come to the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis. Very, very important part. So consider the following statements and identify which is are correct. Green hydrogen is produced by electrolysis of HCl. Is that so? No. It is very easy. Green hydrogen is produced by electrolysis of water and not HCl. Brown hydrogen is produced using coal, where the emissions are released to the air. This is absolutely correct. So only two should be the correct answer, option B.
ठीक है, सो प्री के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, बट फॉर मेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन GS3 एनर्जी, जो GS3 में एनर्जी वाला पोर्शन है। एंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं काफी ज्यादा और इन फ्यूचर भी बन सकते हैं, बिकॉज दीज डेज द एंटायर वर्ल्ड इज फोकसिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, द न्यू एज फ्यूल दैट इज हाइड्रोजन इज सीन एज इंडियाज गेटवे टू एनर्जी इंडिपेंडेंस डिस्कस। तो हमने जो जो चीजें जिस सीक्वेंस में हमने मेंशन करी है, जिस सीक्वेंस में हमने डिस्कस करी है अभी सारी चीजें, वही आपको अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इज मोर देन इनफ। नाउ इंटरव्यू की बात करें अगर हम, सो व्हाई आर वी नॉट शिफ्टिंग कंप्लीटली टुवर्ड्स हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, क्यों हम अभी शिफ्ट नहीं कर सकते टुवर्ड्स हाइड्रोजन एज अ फ्यूल? तो बेसिकली द इंटरव्यूअर, द पैनल इज आस्किंग यू अबाउट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन एज फ्यूल। ठीक है, तो आपको बता देने कि हाँ जी ये चैलेंजेस है और इसमें हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सो this is the PMI analysis. I hope guys this is clear. Moving ahead to another article which is based on occupational safety and health mechanism. ठीक है, occupational safety की ये बात करता है article. So this article says that accidents, injuries and diseases are prevalent in many industries, all of which directly and indirectly affect the workers and their families. Of course, accidents, injuries और diseases जो है वो बहुत ज़्यादा prevalent है और almost हर industries में है। ठीक है, so therefore there is a need of making preventative safety and health culture a critical component of any workplace. किसी भी workplace का ये critical component होना चाहिए। क्या? Making preventative safety and health culture. ठीक है, and globally an estimated 2.9 million deaths and 402 million non-fatal injuries are attributed to the occupational accidents and diseases. और जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, 2.9 मिलियन डेथ्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड देयरफॉर टू गेट रिड ऑफ दिस इशू देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैकेनिज्म। ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग इन दिस एरिया? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared the national policy on safety, health and environment at workplace in February 2009, under which the industries have to follow the policy, the guidelines on safety, health and environment. ठीक है, the available OSH information was compiled as national OSH profile in the year 2018 and the detailed guidelines have been provided with respect to the OSH mechanisms. There is a national OSH program which is being implemented by the government of India. And finally, effective implementation of the code of OSH and working conditions of 2020 is expected to extend OSH protection to more sectors as well, and especially to those sectors which are informal, who make up nearly 90% of India's workforce. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं टुवर्ड्स द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैकेनिज्म, और ये 4 स्टेप उसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बट व्हाट इज नीडेड? क्या अभी हम 100% अचीव कर चुके हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैकेनिज्म? नो, ऑफ कोर्स नॉट। अभी भी हमारे देश में ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे डेथ्स होती हैं या फिर नॉन फेटल इंजुरीज होती हैं। ठीक है, तो और क्या क्या करने की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द नेशनल लेवल there is a need to include all the relevant ministries like Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Heavy Industries, Ministry of MSMEs, etc., which are somewhat related to the industries. ठीक है, so to include all the relevant ministries to ensure that workers' safety and health are prioritized in the national agenda. इसके अलावा there is a need of allocating adequate resources to increase the general awareness around OSH. अब देखो इंडस्ट्री लगा दी हमने, उसके बाद हमें पता ही नहीं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है, तो देयर इज अ नीड ऑफ जनरल क्रिएटिंग द जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ हजार्ड्स एंड रिस्क। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई लेबर किसी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है, देन व्हाट आर दी एसोसिएटेड हजार्ड्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दैट मशीनरी। ठीक है, तो वो उसको पता होना चाहिए। एंड देयर इज अ नीड ऑफ an understanding of the control and prevention measures related to the occupational accidents. All right. And at the state level, workers and employees organizations, by way of bilateral discussion, must incorporate the safety and health training at every level of their supply chains. Alright, so these are some of the steps that can be taken in this area to make this mechanism more efficient. And there are certain examples of such a good practices in the country. Like for example, government of UP recently carried out participatory OSH training workshops for metal and garment home-based workers. Similarly, government of Kerala applied the international level organizations participatory OSH training methodologies and reached out to small construction sites.
And again, government of Rajasthan generated OSH awareness among workers and employees in the stone processing unit. So there are various examples which are already there in the country, जिसको हम एक आइडल मान के और भी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, so that we can have an efficient occupational safety and health mechanism. All right. And now for pre it is not relevant, for interview directly not relevant. However, अगर कहीं पे भी सोशल सिक्योरिटी कोड की बात आ जाती है, so in that case they can ask you any question on this. ठीक है. However, directly it is not relevant. But for mains GS2 social issues it is very very important. They can ask you a question like this: there is a need of making preventative safety and health culture a critical component of any workplace. You have to examine. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे. सो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि नीड है, मतलब नीड है, दैट मीन्स देर आर सर्टेन लूप होल्स, देर आर सर्टेन चैलेंजेस इन दिस एरिया. चैलेंजेस आपको मेंशन करने हैं, ये वाले जो हमने अभी पहली स्लाइड में पढ़े थे कि भाई 2.9 मिलियन डेथ्स हो रही हैं, 402 मिलियन नॉन फेटल इंजरीज हो रही हैं. इसके अलावा इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज. ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एंड व्हाट आर द नीडेड इंटरवेंशंस. ठीक है, एंड इंटरव्यू के लिए तो इट इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट. आई होप दिस पीएमआई एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल व्हिच इज अबाउट इंडोनेशियाज पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन. अब इंडोनेशिया जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड, उसने अब पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है एंड इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई palm oil is important to global supply chain? Why? Because palm oil is the world's most widely used vegetable oil. सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेजिटेबल ऑयल जो है वो पाम ऑयल है, with its global production in crop year 2020 exceeding 73 मिलियन टन्स. 2020 में जो इसका ग्लोबल प्रोडक्शन था वो 73 मिलियन टन से भी ज्यादा था. इसके अलावा there are various uses of palm oil, like it is used as cooking oil and in everything from cosmetics to processed foods to cleaning products. ठीक है, so इसके बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई यूजेस है. लाइक कुकिंग ऑयल में इसका इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, प्रोसेस्ड फूड में होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होता है. सो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ पाम ऑयल एंड दैट इज व्हाई पाम ऑयल हैज अ very much important to the global supply chains, and all palms produce more oil per hectare than other vegetable oil plants, and that is why it is also very very important. And as I already told you, Indonesia is the largest producer of palm oil, followed by Malaysia, and both Indonesia and Malaysia together account for almost 90% of the global palm oil production, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, और क्योंकि अब देखो इंडोनेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, और अगर ऐसा कोई कंट्री ऐसे किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर देगा तो ऑफ कोर्स इट विल डेफिनेटली हैव अ इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, राइट. नाउ व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स राइजिंग? अब ये जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्यों राइज हो रहे हैं? नॉट ओनली पाम ऑयल, इसके अलावा जितने भी और ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, उनका प्राइस बढ़ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ पाम ऑयल रोज दिस ईयर एज द डिमांड इंक्रीज्ड. अब इनकी डिमांड बढ़ गई. डिमांड क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेटिव वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल. ठीक है, ये जो ऑल्टरनेटिव वेजिटेबल ऑयल है, क्योंकि उनकी सप्लाई में कमी आई है जिसकी वजह से पाम ऑयल का डिमांड बढ़ गया. तो अगर पाम ऑयल का डिमांड बढ़ गया है तो ऑफकोर्स उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ हिट दिस ईयर ड्यू टू अ पुअर एंड सोयाबीन सीजन इन मेजर प्रोड्यूसर अर्जेंटीना. जो अर्जेंटीना जो कि मेजर प्रोड्यूसर है सोयाबीन ऑयल का, वहां पे क्योंकि सोयाबीन की जो क्रॉप है वो इस बार अच्छी नहीं थी, तो दैट्स वाई जो सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी कम है इस साल. इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ कैनोला ऑयल वाज हिट इन कनाडा लास्ट ईयर ड्यू टू ड्रॉट. एंड ऑफ कोर्स जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन से 80 to 90% ऑफ दी सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन होता है. तब क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सनफ्लावर ऑयल के भी जो सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है. एंड क्योंकि जो ये ऑल्टरनेटिव वेजिटेबल ऑयल हैं इनके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, इनकी जो सप्लाई है ये शॉर्ट हो गई है, जिसकी वजह से पाम ऑयल का डिमांड बढ़ा है. एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस ऑफ द पाम ऑयल रोज दिस ईयर. ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स अब तो और बढ़ेगा क्योंकि इंडोनेशिया ने अब पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया है. ठीक है,
नाउ हाउ विल दिस डिसीजन इम्पैक्ट इंडिया? तो देखो, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल विच मेक्स अ 40% ऑफ इट्स वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन. जो हमारा टोटल वेजिटेबल ऑयल का कंजम्पशन है उसमें से 40% पाम ऑयल से आता है. एंड इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल. और ऑफकोर्स सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा कहाँ से होगा? इंडोनेशिया से ही होगा, क्योंकि दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है. इंडिया मीट्स हाफ ऑफ इट्स एनुअल नीड ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया. ठीक है. एंड द प्राइसेस ऑफ सोयाबीन ऑयल rose by 29% in the country this year. Sunflower oil, which is 90% of which India gets from Russia and Ukraine, stopped coming in almost completely. तो of course अब जो sunflower oil के प्राइस है वो भी इंक्रीज होंगे. ठीक है. तो ये काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इंडिया के ऊपर. हालांकि इंडिया ने इंडोनेशिया से रिक्वेस्ट किया है कि अब हमें थोड़ा सा पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो हमारे लिए खोल दिया जाए. पर देखने वाली बात यह है कि क्या इंडोनेशिया खोलता है या नहीं खोलता है. ठीक है. एंड नाउ लेट्स कम टू द पीएमआई एनालिसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पाम ऑयल इज डिराइव फ्रॉम मेसोकार्प ऑफ फ्रूट ऑफ ऑयल पाम्स. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. एंड इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, फॉलोड बाय मलेशिया. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, विच मीन्स बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. एंड मेंस में अगर हम बात करें तो GS3 ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस तरीके का, दैट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पाम ऑयल टू ग्लोबल सप्लाई चेन, व्हाई द प्राइसेस आर राइजिंग एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया. तो जो जो 3 स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताएंगे पाम ऑयल की, उसके बाद क्यों इसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो बताएंगे, एंड फाइनली हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया वो बताएंगे. ठीक है. एंड इंटरव्यू के लिए अगेन इट इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट, बट हाउएवर अगर ऑयल से या फिर ऑयल प्राइसेस जो हाई हैं या फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे अगर आपने ऑयल इन्फ्लेशन की बात कर दी, तो इन दैट केस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. तो इसीलिए इंटरव्यू में ये रिकमेंडेड होता है कि उतना ही बोला जाए जितना कि आपको जानकारी है. ठीक है. बट इस चीज़ की अब आपको जानकारी है तो आप बेझिझक अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग SSLV, विच इज स्मॉल satellite launch vehicle which is going to be launched in the month of June 2022 by ISRO. इसकी जो पहली फ्लाइट है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून 2022 में इसकी पहली फ्लाइट हो जाएगी, जो इसरो के चीफ है सोमनाथ, उन्होंने बताया है एक इंटरव्यू में. ठीक है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि SSLV है क्या. बेसिकली इसमें मैं यही बात करना है, जो आर्टिकल है उसमें तो यही मेंशन है दैट जून 2022 में इसरो के चेयरमैन ने बोला है सोमनाथ कि जो जून 2022 में एक्सपेक्टेड है इसका पहला फ्लाइट. ठीक है. तो SSLV है क्या उसकी बात करनी जरूरी है. सो रिमेंबर, इट इज अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच इज कॉमनली नोन एज बेबी रॉकेट. इट इज अ 3-stage रॉकेट विद अ हाइट ऑफ 34 meters एंड लिफ्ट ऑफ वेट ऑफ 120 tons. एंड हेयर डू रिमेंबर वन थिंग, PSLV इज अ 4-stage रॉकेट. PSLV कैसा है? 4-stage रॉकेट है, और PSLV को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगती है. ठीक है. और इसके अलावा PSLV बहुत हैवी पे लोड्स लेके जाता है एज कम्पेयर टू SSLV, जो कि लेके जाएगा इन फ्यूचर. और इसीलिए जो हल्के सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए SSLV को बनाया गया है, एंड इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल किया जाएगा. ऑल द 3 stages ऑफ दिस व्हीकल विल बी सॉलिड propulsion stages. It will be able to place 500 kg payloads in the low Earth orbit. The maiden flight is expected in June from SDSC, which is Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, and a dedicated launch pad will also be set up in near future in Sriharikota for SSLV. ठीक है. And remember, its design was prepared by Vikram Sarabhai Space Center. ठीक है. एंड प्री में इसमें से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके प्री के लिए. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SSLV. सो SSLV, commonly known as baby rocket, is a 2-stage rocket. No, it is not a 2-stage rocket. It is a 3-stage rocket. ये 3-stage rocket है. Alright. And its design was prepared by ISRO in collaboration with NSIL, which is New Space India Limited. No, its design was prepared by Vikram Sarabhai Space Center. So both the statements are incorrect here, which means option D will be the correct answer, neither one nor two. ठीक है. And the last article for today, China has reported its first human infection with the H3N8 strain of bird flu. But again, the China has reported that the risk of its spread among people is low. तो ये अच्छी बात है, ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ है लेकिन जो उसका रिस्क है ऑफ स्प्रेडिंग
among the human beings is very low. This variant is common in horses and dogs and has even been found in seals. ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्टेटमेंट में हो सकता है प्री के, कि ये जो वेरिएंट है ये कॉमन है किस किस में, हॉर्सेज में और डॉग्स में, बट हाउएवर इट इज ऑल्सो फाउंड इन सील्स. एंड द वायरस, दिस वायरस वाज फर्स्ट इमर्ज इन नॉर्थ अमेरिकन वाटरफाउल. सबसे पहले ये कहाँ पे इमर्ज हुआ था? नॉर्थ अमेरिकन वाटरफाउल में. इससे ज्यादा इस आर्टिकल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है. ऑलराइट, तो प्री में से एक अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है. द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन विद द H3N8 strain of bird flu has been confirmed in Kenya. Not in Kenya, it has been confirmed in China. So this is incorrect statement. And the virus was first emerged in North American waterfall. This is correct. So here you have to identify the incorrect statement now. So only one will be the correct answer, option A. Alright. And that's it for today's session, guys. I hope all the articles and their PMI analysis is clear. And आई वुड रिकमेंड कि जो फालतू के आर्टिकल्स होते हैं हिंदू में, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो. सिर्फ रिलेवेंट आर्टिकल ही पढ़ना है आपको. और रिलेवेंट आर्टिकल कैसे आइडेंटिफाई करना है, यू कैन लर्न थ्रू दीज सेशंस. ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू टुमारो. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.